Today, I'll give you explanation of Atithi written by Rabindranath Tagore. It is in your ISS syllabus, part 2. So let's start. जब बोट नंदीगाम से गुजरी, तारापड़ा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसे ध्यान कहीं और था। वह बस आगे बढ़ने में लगा था। ये बड़ी सी बोट कभी सेल के साथ, कभी खिंचती हुई धीरे धीरे नदियों और उनकी शाखाओं से गुजरती गई। सफर का प्लेस जो था वो स्लो था, लेकिन पीसफुल, ब्यूटीफुल भी था। जैसे समय भी शांति से बैठा जा रहा था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टैगोर ने किस तरह से हमें वहाँ की ब्यूटी के बारे में बताया है। किसी को भी जल्दी नहीं थी। दोपहर का समय नहाने और खाने में बीत जाता। शाम होते ही बोट किसी विलेज के घाट पे रुक जाती, जहाँ लोग बैठते, झिंगुर की आवाज आती, फायरफ्लाइज चमक रहे थे। एक ड्रीमी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था। After about 10 days of this, the boat arrived at Kathalia. करीब 10 दिन के सफर के बाद बोट कथालिया पहुंची। ये एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ कुछ नया होने वाला था। पोनीज एंड palanquins were sent from the house to receive the जमींदार। अब क्योंकि मोतीलाल बाबू जमींदार थे, तो जमींदार के स्वागत करने के लिए घर से घोड़े और पालकी भेजी गई। एक गार्ड ऑफ ऑनर भी बुलाया गया। उसने एकदम बैम्बू स्टिक से ब्लैंक फायर किया, जिसका शोर गांव तक पहुंच गया, गूंज उठा। ये एक रॉयल वेलकम था। पूरा खूबसूरत वेलकम दिया गया, क्योंकि जमींदार थे तो ऐसा वेलकम तो बनता था। मीनवाइल तारापड़ा स्लिप्ड आउट ऑफ द बोट एंड क्विकली लुक्ड अराउंड द विलेज। इस सब के बीच में तारापड़ा छुपके से बोट से उतर गया और विलेज के चक्कर लगाने लगा, एकदम क्यूरियस एक्सप्लोरर के मोड में। इधर उधर घूम रहा है, जैसे कि एक्सप्लोरर हो ना, जो बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है। कॉलिंग वन विलेजर दादा, अनदर खुरा, अनदर दीदी। तो तारापड़ा ने कुछ ही घंटों में गांव वालों से दोस्ती कर ली। किसी को दादा कह रहा है, किसी को चाचा, किसी को दीदी और किसी को मासी बुला के उसने सबसे कनेक्शन बना लिया। इस तरह इस बच्चे ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उसके पास कोई बंधन नहीं था, ना घर का प्रेशर, ना जिम्मेदारी। इसलिए वो आसानी से नए लोगों से मिलता और उनका दिल जीत लेता था। कुछ ही दिनों में पूरा गांव के लोग तारापड़ा के फैन हो गए। सबका फेवरेट बन गया। सबका दिल जीतना उस बच्चे को आता था। He mixed with everyone on equal terms। और वो सबके साथ बराबरी से रहता था। उसकी स्टाइल जो था वो थोड़ा हटके था, लेकिन हर सिचुएशन में एडजस्ट करने की क्वालिटी थी उसमें। वो हर किसी को अपना बनाना जानता था, हर किसी के साथ एडजस्ट करना जानता था। तारापड़ा reigned over the whole village। तारापड़ा पूरे गांव में छाया हुआ था। हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन एक लड़की थी, तारापड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसे। उसकी नफरत तारापड़ा के लिए बहुत गहरी थी, जिसे तारापड़ा भी समझ नहीं पाया। Perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave। हो सकता है ये नफरत शायद इसलिए थी क्योंकि वो लड़की को लगता था कि तारापड़ा को यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद इसी वजह से तारापड़ा इतने दिनों तक रुक गया था। बट चारू शशि now proved how hard it is to fathom even a juvenile female's mind। पर अब चारू शशि ने दिखा दिया कि एक छोटी लड़की के मन को समझना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली जब बात इमोशंस की हो। बामन ठाकुर की डॉटर सोनामणि had been widowed at the age of 5। बामन ठाकुर जो थे, उनकी एक बेटी है जो 5 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो चारू की बहुत क्लोज दोस्त थी। पहले उस जमाने में छोटी उम्र में शादी होती थी, बाल विवाह एक प्रचलित प्रथा थी, और इस प्रथा में, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, सोनामणि 5 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। वो काफी दिनों से बीमार थी और चारू से मिल नहीं पाई थी। जब उसकी तबीयत ठीक हुई और वो चारू से मिलने आई, तो दोनों के बीच कुछ टेंशन कम हो गया, बिना किसी बड़ी वजह के। चारू अपनी दोस्त सोनामणि को तारापड़ा के बारे में बड़े एक्साइटमेंट से बताती थी,
जैसे कि वो कोई प्रीशियस ट्रेशर हो। हमारे साथ नहीं होता है, हमारे पास कोई एक ऐसी चीज है जो हम किसी को बताना चाहते हैं उसके बारे में कि हमारा ये खोज है, ये हमारा एसेट है। उसी तरह चारू शशि के लिए भी तारापड़ा एक इस तरह का एसेट था। लेकिन जब चारू को पता चला कि तारापड़ा ऑलरेडी सोनामणि को भी जानता है और उसने बामन ठाकुर को भी मासी बोला था और सोनामणि को दादा, तो चारू को दिल टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ, उसे एक टाइप से जेलसी फील हुई। तारापड़ा ने सिर्फ उनके लिए फ्लूट नहीं बजाया, बल्कि सोनामणि के कहने पर उसके लिए एक बम्बू की फ्लूट भी बनाई। एक एक फ्लूट जिसे हम बोलते हैं बांसुरी, बांसुरी भी बनाई। उसने उनके लिए पेड़ों की ऊंची शाखों से फल तोड़ के लिए लाए और कांटों से फूल भी लेके आया। ये सब सुनकर चारू का दिल में जलन सी होने लगी, जैसे किसी ने उसके दिल में ना छुरी घोंप दी हो। ऐसे ही हमें पता है चारू थोड़ी जलन है उसमें, वो ज्यादा इमोशनली इम्पल्सिव गर्ल है और ये वो दिखाना चाहती थी कि तारापड़ा तो उनकी खोज है, लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं। तो ये देख के चारू एकदम जल सी गई। चारू को लगता था तारापड़ा सिर्फ उनका है, एक ऐसा लड़का जो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए ही स्पेशल है। चारू को ये था कि दुनिया सिर्फ दूर से तारापड़ा की तारीफ करे, लेकिन उनके करीब सिर्फ वो रहे। लेकिन अब उसे लगा तारापड़ा किसी का भी हो सकता है। ये सोच के उसका दिल टूट गया। Why should सोनामणि have such easy terms with this singular divinely favored Brahmin boy? चारू को ये बात चुभने लगी थी। सोनामणि इतनी आसानी से तारापड़ा जैसे स्पेशल ब्राह्मण लड़के के करीब कैसे आ गई? उसको ये चीज फेयर नहीं लगी। चारू सोचती है, अगर हमने तारापड़ा को अपने घर में नहीं रखा होता तो क्या सोनामणि उससे मिल पाती? उसके मन में तारापड़ा को लेके पॉजेसिवनेस आ गई है। ये सोच के कि चारू के दिल में जलन सी आ गई, जैसे पूरा मन उसका गुस्से से जल गया हो। Why was she Charu who had tried to strike the boy down? वो चारू ही थी जिसके मन में तारापड़ा के लिए कंफ्यूजन था। कभी उसे पसंद करती थी, कभी दूर से भाग जाती थी। तो ये एक टीनेजर फेज में एक ऐसा समय आता है जब पता नहीं चलता कि आप उस इंसान को पसंद कर रहे हो या उससे दूर भाग रहे हो। फिर भी चारू को ये लगने लगता था कि सिर्फ उसका ही हक है तारापड़ा पर, किसी और का नहीं, और वो उसको लेके अपने बहुत ऑब्सेस्ड होने लग गई। उसी दिन चारू और सोनामणि के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो गया, एक छोटी सी बात को लेके। गुस्से में चारू सीधा तारापड़ा के रूम में गई, उसकी फेवरेट फ्लूट उठाई और बिना कुछ सोचे समझे उसे पैर मार मार कर उसे तोड़ दिया। जब तारापड़ा रूम में आया, चारू अभी फ्लूट को ही तोड़ रही थी। एक इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा मोमेंट था। तारापड़ा हैरान रह गया। उसके लिए चारू एक इनोसेंट लड़की थी, पर अब उसके सामने वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन चुकी थी। तारापड़ा ने प्यार भरे कंफ्यूजन में पूछा, चारू मेरी फ्लूट क्यों तोड़ रही हो? चारू चिल्ला के बोली, मुझे इसे तोड़ना है, मैं तोड़ कर ही रहूंगी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा गुस्सा से टपक रहा था और फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लगी और रूम से भाग गई। पूरे इमोशंस का यहाँ पे एक एक्सप्लोजन था। तारापड़ा ने टूटा हुआ फ्लूट को उठाया और इधर उधर उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ्लूट अब तो बजने लायक रहा नहीं। एक पुरानी सीधी सादी फ्लूट पर इतना गुस्सा निकालना, ये इतना अजीब था कि तारापड़ा हंस पड़ा। उसे चारू और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। हर दिन चारू तारापड़ा को और ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी। उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तारापड़ा को मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में इंग्लिश की तस्वीर वाली किताबें भी बहुत पसंद थी। वो सोचता था कि इन तस्वीरों के जरिए इंग्लिश की दुनिया समझी जाए, लेकिन बिना लैंग्वेज समझे उसे मजा नहीं आ रहा था। एक दिन मोतीलाल बाबू ने पूछा, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना है? उन्होंने कहा, तब तुम इस तस्वीरों का असली मतलब समझ पाओगे। तारापड़ा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। मोतीलाल बाबू ने खुशी खुशी गांव के सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर राम रतन बाबू को रखा।
ताकि वो हर शाम तारापड़ा को इंग्लिश पढ़ाने आ सके। तारापड़ा ने बड़े ध्यान से और मेहनत से इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। उसका फोकस जबरदस्त था और याद रखने की शक्ति तो और भी ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन था। इंग्लिश पढ़ाई उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजा खोल रही थी, एक ऐसी दुनिया जो उसकी पुरानी दुनिया से एकदम अलग हो, क्योंकि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। अब तक वो जो भाषा बोल रहे थे वो एकदम डिफरेंट है, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था ये इंग्लिश लर्न करना। गांव के लोग उसे दिन ब दिन कम देख पा रहे थे। शाम के वक्त जब वो खाली चौराहे में तेज तेज चाल चलकर अपने लेसन रिवाइज करता, उसका छोटे छोटे फैन दूर से उदासी से उसे देखते। वो इतनी मेहनत से पढ़ता था कि कोई उसके पढ़ाई में हिचकिचाहट डालने को भी डरता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी पढ़ाई में आके कुछ इंटरफेयर करे या उसको डिस्टर्ब करे। अब चारू भी उसे ज्यादा नहीं देख पा रही थी। पहले तारापड़ा वुमेन्स क्वार्टर में अन्नपूर्णा माँ की देखरेख में खाना खाता था, लेकिन अब उसका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था। इसलिए उसने मोतीलाल बाबू से रिक्वेस्ट किया कि वो बाहर ही खाना खाएगा। अन्नपूर्णा इस बात से थोड़ा दुखी हुई, लेकिन मोतीलाल बाबू इतने खुश थे उसकी पढ़ाई से कि उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने इस नए अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से जो खाने जा रहा था विमेंस क्वार्टर में, वो समय भी उसका बचने लगा। अब चारू भी जिद करने लगी कि उसे भी इंग्लिश सीखना है। चारू शुरू में उसके माँ बाप को ये सब बड़ा फनी लगा। हाँ, वो सब हंस दिए क्योंकि उन्हें एक मजाक लगा। ये ऑब्वियस है ना, चारू का जैसा स्वभाव हमें दिख रहा है, वो कोई एंगल में ऐसी बच्ची लग नहीं रही थी कि वो इंग्लिश सीखना चाहती है या वो कोई चीज को लेके सीरियस हो सकती है। लेकिन जब चारू ने सीरियसली रोना शुरू कर दिया तो मजाक की जगह रियलिटी आ गई। उसके प्यारे माँ बाप जो उसे अति प्यार करते थे, उन्होंने हार मान ली। अब चारू ने भी वही टीचर के साथ तारापड़ा के साथ पढ़ाई शुरू कर ली, पर पढ़ाई चारू के विचारों से, उसके स्वभाव से एकदम अलग है, एकदम मैच ही नहीं करती। चारू का जो स्वभाव है वो कहीं ऐसा नहीं था कि वो फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सके। उसे खुद तो कुछ आता नहीं था, पर तारापड़ा की पढ़ाई में दिक्कत जरूर डालती थी। वो तारापड़ा से काफी पीछे रह गई। याद भी कुछ नहीं रहता, न वो कुछ करना चाहती थी, पर पीछे रहना भी उसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी तारापड़ा आगे बढ़ता वो गुस्से में आके एकदम गुस्सा हो जाती थी उससे। जब तारापड़ा एक पुरानी किताब खत्म करता और नई लेता, चारू को भी वही नई किताब लेनी पड़ती थी। अपनी फ्री टाइम में तारापड़ा क्वाइटली अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करता रहता था। द जेलस गर्ल कुडंट स्टैंड दिस। और इस तरह चारू को जो जलन हो रही थी, उसे तारापड़ा को आगे बढ़ता देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे वो उसकी कॉपी में इंक डाल देती थी, उस जब कभी पेन चुरा लेती थी या उसका होमवर्क का जो पार्ट है उसे नहीं करने देती थी। वो कोई न कोई तरह से उसे परेशान करने के बहाने खोजती थी। तारापड़ा इन सब हरकतों को मजाक में ले लेता था, लेकिन जब चारू हद पार करती तो वो भी कुछ नहीं कर पाता, जैसे उसके सामने मजबूर हो। एक अजीब सा इंसिडेंट तारापड़ा को इस सब से बचा गया। एक दिन चारू सच में नाराज थी। वो अपनी एकदम गंदी सी इंक वाली कॉपी लेकर आई और चुपचाप उदासी से बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया और तैयार हो गई मार खाने के लिए, जैसे सोच लिया था कि आज तो बस तारापड़ा उसे गुस्सा करेगा ही। लेकिन तारापड़ा चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। चारू धीरे से शर्माते हुए रूम से निकल गई। एक बार वो इतने पास आई कि घर एकदम, अगर तारापड़ा चाहता तो आराम से उसकी पिटाई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बस शांत और सीरियस बना रहा। चारू कंफ्यूजन में थी, अब माफी कैसे मांगे। उसे माफी मांगना आता ही नहीं था, क्योंकि हम देख चुके अब तक चैप्टर में कि उसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही लाड़ प्यार दुलार मिला गया है, तो उससे तो माफी मांगना आ ही नहीं रहा है। और अंत में
कोई और रास्ता न दिखाकर उसने एक पुरानी फटी हुई कॉपी का टुकड़ा उठाया और उसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया, मैं दोबारा तुम्हारी कॉपी पे इंक नहीं गिराऊंगी। उसके बाद चारू ने बड़े कोशिश के तारापड़ा का ध्यान खींचने की कोशिश की। ये देखकर तारापड़ा खुद को नहीं रोक पाया और वो जोर जोर से हंस पड़ा। चारू शाम और गुस्सा से भर के रूम से भाग गई। इतनी शर्म आई उसे, क्योंकि वो सोच रही थी कि तारापड़ा उसे गुस्सा करेगा। वो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तारापड़ा ने बहुत डिफरेंटली रिएक्ट किया। वो ना उल्टा जोर जोर से हंस रहा था। वो सिर्फ एक वो सिर्फ एक बात से परेशान थी। अगर वो पेपर जहां उसने अपने आप को नीचे दिखाया था हमेशा के लिए मिटा पाती, तब शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता। अब कहीं न कहीं उसके चारू के ईगो में ये बात लग रही है। इसी दौरान सोनामणि, जो तारापुरा से अभी तभी थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ा वक्त के लिए लेसन रूम से बाहर चुपचाप आके खड़ी हो जाती थी। वो चारू शशि की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन तारापड़ा के मामले में उसे डर लगता था और भरोसा भी नहीं था। जब चारू वुमेन्स क्वार्टर में होती तो सोनामणि चुपचाप तारापड़ा के दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी। तारापड़ा उसे देखकर प्यार से कहता, क्या हुआ सोना, सब ठीक है, मासी कैसी है? और सोनामणि शिकायत भरे अंदाज में कहती, आपने बहुत दिन से हमें मिलने नहीं आए। सोनामणि तारामड़ा से कहती है, माँ चाहती है कि तुम कभी घर आओ, उनकी कमर दर्द करती है, इसलिए वो खुद नहीं आ सकती। अब चारू वहां से जाती है। सोनामणि घबरा जाती है, जैसे किसी चोरी पकड़ा गई हो, क्योंकि सोनामणि का एकदम बात करना तारापड़ा से चारू को पसंद नहीं था। चारू गुस्से में चीखती है, सोना तू फिर आ गई हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने, मैं पापा से कह दूंगी। चारू तो खुद चारू तो खुद को तारापड़ा की गार्जियन समझती थी। उसका काम था तारापड़ा की पढ़ाई पर दिन रात नजर रखना। पर भगवान जानता था कि असली वजह कुछ और ही थी। वो तारापड़ा के रूम में सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आती थी, और तारापड़ा भी इस बात को अच्छी तरह समझता था। बेचारी सोनामणि झूठी सफाया देने लगती थी। चारू उसे झूठी कहकर उसका दिल तोड़ देती थी और सोनामणि उदास होकर वापस चली जाती थी। लेकिन दयालु तारापड़ा उसे रोक लेता था। सोना, मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये सुनकर चारू सांप की तरह हिस करती थी। वहां कैसे जाओगे? तुम्हारी पढ़ाई का क्या? मैं टीचर को सब बता दूंगी। चारू की धमकियों से न डरता हुआ तारापड़ा शाम को वामन माखन तारापड़ा शाम को बामन ठाकुर के यहाँ घर चला गया। On the third day, चारू without further warning quietly bolted his door. तीसरे दिन चारू बिना कुछ बोले चुपचाप उसके दरवाजा बंद कर देती है और माँ के मसाले वाले डब्बे से ताला निकालकर उसे रूम में बंद कर देती है। पूरी शाम वो उसे बंद रखती है, सिर्फ डिनर के टाइम दरवाजा खोलती है। तारापड़ा गुस्से में चुपचाप और बिना खाए निकलने ही वाला था, तो वो जज्बाती हो जाती है। चारू हाथ जोड़कर चीखती है, चिल्लाने लगती है, मैं वादा करती हूँ, कसम से ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्लीज तुम जाने से पहले कुछ खा लो। अब उसे तकलीफ हो रही है ना कि वो बिना खाए जा रहा है। जब तारापड़ा तब भी नहीं माना तो चारू जोर जोर से रोने लगी और मजबूरन तारापड़ा को रुक कर खाना पड़ा। ऐसा ही लगभग 2 साल गुजर गए। तारापड़ा कभी किसी एक जगह या इंसान से इतना लंबा नहीं जुड़ा था। शायद उसकी पढ़ाई ने उसे बांध दिया, या शायद तारापड़ा बड़ा हो रहा था और अंदर से बदल रहा था। एक आरामदायक और ठीक ठाक घर की जिंदगी अब उसे पसंद आने लगी थी। Meanwhile, चारू had reached the age of 11. तब तक चारू 11 साल की हो चुकी थी। उसके पिता मोतीलाल ने उसके लिए 2-3 अच्छे रिश्तों की तलाश भी कर ली थी। अब क्योंकि चारू शादी के योग्य हो गई थी, उसके पिताजी ने
मोतीलाल बाबू ने उसके लिए इंग्लिश किताबें और घर से बाहर जाना दोनों पर पाबंदी लगा दी थी। चारू ने इस पाबंदी पर जोर से जोरदार विरोध किया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन अन्नपूर्णा घर से की जो एक दिन अन्नपूर्णा ने मोतीलाल बाबू से कहा, शादी के लिए बाहर क्यों देख रहे हो? तारापड़ा तो अच्छा लड़का है और चारू को भी वो पसंद है। मोतीलाल बाबू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है हमें, क्योंकि तारापड़ा के परिवार के बाद मोतीलाल बाबू ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो नामुमकिन है। हमें तारापड़ा के परिवार के बारे में कुछ नहीं पता और वो मेरी एक ही तो बेटी है। तभी कुछ लोग रायदंगा के जमींदार के घर से चारू को देखने आते हैं, एक रिश्ता लेकर। चारू को तैयार करने की कोशिश की गई, पर उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और बाहर ही नहीं आई। मोतीलाल बाबू ने प्यार से, कभी डांट कर, कभी बहाना बना के हर कोशिश की, पर चारू ने दरवाजा ही नहीं खोला। आखिर में मोतीलाल बाबू को झूठ बोलना पड़ा। उन रिश्तेदारों से कह दिया कि बेटी ना अचानक बीमार हो गई है, मिल नहीं सकती। रिश्ता लेकर आए लोगों ने सोचा, लड़की में कुछ कमी है, तभी तो मिलना नहीं दे रहे हैं। मोतीलाल बाबू ने सोचना शुरू किया, सच में तारापड़ा तो अच्छा दिखता है, हर तरीके से सही लगता है, उसे घर में भी रखा जा सकता है। इस तरह उसकी इकलौती बेटी को किसी और के घर नहीं जाना पड़ेगा, लड़का उन्हीं के घर में रहेगा, क्योंकि वो अपनी बच्ची की हरकतों से जानते थे कि चारू किस जैसी जिद्दी लड़की है। उसने ये भी समझा कि उसकी जिद्दी बेटी के नखरे, जिन पे वो भी उनकी बीवी भी उसने ये भी समझा कि उसकी जिद्दी बेटी के नखरे, जिन पे वो और उनकी बीवी मुस्कुरा लेते हैं, ससुराल वाले लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी चर्चा के बाद मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा ने तारापड़ा के गांव एक आदमी भेजा, उसके परिवार की जानकारी लेने के लिए। पता चला कि लड़के के परिवार गरीब है, लेकिन उनका जात, उनकी कास्ट अच्छी है, ऊंची है। उस समय ना कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा सोसाइटी में प्रिवेलेंट था। ऊंची जात के लोग, छोटे जात के लोग, ये जात पात बहुत ज्यादा देखते थे। तो गरीब था, लेकिन उसकी जात ऊंची थी। मोतीलाल बाबू ने तुरंत तारापड़ा की माँ और भाइयों के पास रिश्ता भेज दिया। उन लोगों को ये रिश्ता पसंद आया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। कथियाला में मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा ने शादी की डेट और टाइम तय कर दी, लेकिन मोतीलाल बाबू का जो नेचुरली केयरफुल आदमी थे, उसने ये बात पूरी तरह छुपा कर रखी, किसी को कुछ नहीं बताया। चारू को कोई रोक नहीं सकता था। कभी कभी वो तारापड़ा के कमरे में एकदम से घुस जाती, जैसे सेना के घोड़ा एकदम से चार्ज करता है ना, वैसे वो उसका ध्यान भंग कर देती थी, कभी गुस्से से, कभी एक्साइटमेंट से और कभी लाइटली इंसल्ट करके। कभी कभी तारापड़ा, जो कि यूजुअली इमोशन से अलग रहता है, चारू के इस बिहेवियर से कुछ अजीब फील करता था, जैसे करंट, कोई स्पार्क उसके अंदर दौड़ जाती थी। असल में वो भी तो एक लड़का है, वो भी जवान हो रहा है, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं चारू के लिए एक अट्रैक्शन आने लगा। अब तक तारापड़ा जिंदगी में आराम से बिना किसी रुकावट के बह रहा था, जैसे समय की नदी में तैर रहा हो। पर अब उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगा। अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब से सपने उसे उलझाने लगे थे। कभी कभी वो पढ़ाई छोड़ देता और मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में जाके तस्वीरों वाली किताबें देखने लगता। उन किताबों के जरिए वो अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता, जो अब पहले से ज्यादा कलरफुल हो गया था। अब वो चारू को अजीब हरकतों पर वैसे हंस नहीं पाता था, जैसे पहले हंसा करता था। अब अगर चारू कोई गलती भी करती थी, तो उसे मन नहीं करता था कि उसे मारे, ये ख्याल भी उसे नहीं आता था। उसके अंदर एक नई फीलिंग जाग चुकी थी,
प्यार होगा, शायद उसे उससे प्यार हो गया था। मोतीलाल बाबू ने शादी की मुहूर्त श्रावण महीने के लिए फिक्स किया और ये बात तारापड़ा की माँ और भाइयों को भेज दी। लेकिन उसने तारापड़ा को खुद ये कुछ नहीं बताया, ये बात उसे पता ही नहीं थी। उसने कलकत्ता में अपने मुख्तार यानी बिजनेस मैनेजर को वहां भेजा और शादी के लिए बाजा बैंड सब तैयारी करवाई, जो भी जरूरत की चीजें थी उनकी तैयारी करवाई। इसी दौरान कुरुलकारा में नाग परिवार के स्टेज पर मशहूर रथ यात्रा का मेला होने वाला था। एक चांदनी रात तारापड़ा घर पे गया। वह उसे तेज बहते पानी में नौटंकी वालों की नौटंकियां, मेला के झूले और आसमान से जाने वाली बोट को तेजी से नदी में बहते हुए देखा। कलकत्ता से एक ऑर्केस्ट्रा आया था जो मेला के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। यात्रा वाले लोग वायलिन के साथ गाना गा रहे थे। एक फेस्टिव मूड बन गया था। नदी के उस पार नौका वाले की आवाजें आ रही थी। वो लोग बीच पर चिल्ला रहे थे। सब जगह शोर था। जहां देखो ढोल मंजीरे ताल बज रहे थे। फिर अचानक पूरब से बादल आए और चांद धक सा गया। पूरब से तेज हवा चलने लगी और बादल का एक एक बाद एक आसमान में एकदम छा गया। नदी तेज बहने लगी और अंधेरा और भी गहरा हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पूरा वातावरण, पूरा मौसम कैसे बदल रहा है। मेंढक तड़पने लगे और झिंगुर भी अजीब सी आवाजें निकालने लगा। तारापड़ा को लगा जैसे पूरा संसार एक रथ बन गया हो। चक्र घूम रहा है, झंडे उड़ रहे हैं, धरती कांप रही है, बादल दौड़ रहे हैं, नदियां बह रही है, नाव चल रही है, गीत गूंज रहे हैं, आकाश में बिजली चमक रही है और गरजने की आवाज आ रही है। दूर अंधेरे में तेज बारिश की खुशबू आ रही है। लेकिन नदी के पास वाले कथालिया गांव जैसे सब कुछ इग्नोर कर रहा हो। उसे अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और सब कुछ उन भुला के सो गए हों। अगले दिन सुबह तारापड़ा की माँ और भाई कथालिया आ गए। उसी सुबह कलकत्ता से 3 बड़ी नाव आई जो शादी के सामान से भरी हुई थी और जमींदार के घाट पर रुक चुकी। उसी सुबह सोनामणि चारू के कमरे के रूम में आई। आम का रस और अचार लेकर पत्ते में लपेटकर तारापड़ा के कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी हो गई। लेकिन तारापड़ा वह था ही नहीं, वो तो गायब हो गया। एक बादल सा भरा मॉनसून रात में जब प्यार और जज्बात उसके दिल को पूरी तरह घेर लेते हैं, ये ब्राह्मण लड़का जिसने पूरे गांव का दिल चुरा लिया था वापस लौट चुका था अपनी माँ धरती की ठंडी बेपरवाह और निर्लिप्त बाहों में। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि तारापड़ा कैसे बंधनों से दूर, जहां उसे पता चलता है कि वो एक बंधन में बंध रहा है, वो वहां से चला जाता है। वो कोई बंधन में रुकना नहीं चाहता। वह हमें यही बताना चाह रहा है कि हम सब इस संसार में अतिथि हैं, मेहमान है। मेहमान का फर्ज नहीं होता ज्यादा किसी से जुड़ने का। वो जितनी देर जहाँ जुड़ा रहता है अपना 100% देता है, और जहां उसे लगता है कि अब ये बंधन में पड़ने लग गया है, जहां उसे लगा कि वह अब चारू शशि के प्यार में पड़ने लग गया, वो वहां से भी गायब हो जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि ये जो स्वभाव है तारापड़ा का, एक जगह रुकना नहीं है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट करना नहीं है, मौका मिलते ही भाग जाना है, ये सही है कि नहीं? आप यस या नो लिख के कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।